हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों को अब एग्ज़ाम देने में बहुत ही कम समय बची है, तो दोस्तों आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए और जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बेहद तरीक़ा से आप लोग उसको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। और थंबनेल पर जरूर देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है साइंस का है, जो क्लास 10 और पार्ट 1 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन को आप लोग को एकदम किसी प्रकार आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इसी प्रकार हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे साइंस का। अभी रेगुलर हम साइंस का लेके आएंगे, फिर एसएसटी, फिर संस्कृत, जो भी विषय होगा सभी को हम लेकर के आ जाएंगे। तो अभी हम लोग साइंस के पेपर को कवर करेंगे जिसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया गया है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसके किरण आरेख खींचें। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका उठेगा। पहला तो क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसका किरण आरेख, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का क्या कहा गया कि प्रकाश का परावर्तन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको नियम बताना है और इसका किरण आरेख खींचना है, कैसा इसका फिगर बनता है। तो इसका 2 नियम होता है, सभी बच्चों को पता है, आप लोग तैयारी जरूर कर लिए होंगे। तो तैयारी है और कम समय बच भी रहा है, तो इसके लिए तो आप लोग को पता भी होगा, ये शुरू से ही आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, कौन कौन 2 नियम है मेरे दोस्त? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब क्या, फिगर से समझिए। देखिए, आपतित किरण मतलब, आपतित मतलब आने वाला। देखिए, ये किरण आ रहा है और ये किरण इधर क्या हो रहा है, जा रहा है, और बीच में एक अभिलंब डाला है। तो ये जो तीनों आप लोग देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला, बताइए तो एक ही तल पे है कि नहीं? देखिए, सिर्फ नीचे वाला पार्ट पे सब है कि नहीं? ये समतल दर्पण पे तीनों फिक्स है। तो वही बात है, अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि जितना एंगल से लाइट आएगा उतना ही एंगल से लाइट भागेगा, यही होता आपतन कोण। मतलब अगर एंगल 60 डिग्री के एंगल से अगर लाइट आ रहा है तो एंगल भागेगा भी ना, लाइट अगर तो 60 डिग्री के ही एंगल से भागेगा। ऐसा नहीं कि लाइट इधर आया तो इसके ऊपर ही चढ़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो लाइट इस तरह से भाग जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और आपको क्या एक बोला था कि फिगर, देखिए यहाँ पे किरण आरेख खींचने के लिए यहाँ पे बोला था ना किरण आरेख। तो आपको इतना लिखने के बाद, नियम लिखने के बाद, ये आप लोग जो किरण आरेख यहाँ पे देख रहे हैं, इस किरण आरेख को भी आप लोग को क्या करना है, खींच लेना है। ये जो आप किरण आरेख देख रहे हैं ना, इसको भी आप लोग को कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं। तो लेंस तो 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताना है। क्या क्या उपयोग है? पहला, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दोष व्यक्ति, दीर्घ मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष में दिक्कत हो रहा है, मतलब जो भी दोष रहता है वही उसका वस्तु दिखाई देगा। अगर किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए कौन चश्मा लगाना होता है? उसके लिए उत्तल चश्मा यानी उत्तल लेंस का चश्मा पहनना होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा। या दूसरा बात कहाँ पे भी उपयोग कर सकते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में भी किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में भी और दूरदर्शी जो दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन ये सब जो होता है उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग जितना भी प्रश्न यहाँ करवाएंगे, अभी इसमें 15 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन से वही क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको जरूर मिलते रहेंगे। तो एकदम कवर करते चलिए, ज़्यादा एक वीडियो में क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहे। अगर एक ही बार में 50 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे तो आप लोग वीडियो देख करके ही कि बाप इतना लंबा है, नहीं कौन तैयारी करेगा। तो आप लोग को छोटा छोटा प्रश्न एकदम बिल्कुल अपना लॉन्ग बेन में आपको मिलेगा। और साथ साथ में दोस्तों 15 क्वेश्चन ही है, तो एक दिन में हम एक ही वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और इसमें एक दिन में आप लोग को कवर कर लेना है। ये कंप्लीट करिए, फिर अगला दिन 15, फिर अगला दिन 15। तो इस प्रकार से आप लोग को तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? किसी चालक का प्रतिरोध मेन कारक कौन कौन है? तो पहला कारक है चालक का तापक्रम बढ़ाने पे, दूसरा चालक के प्रकृति पे,
तीसरा चालक की लंबाई पे, चौथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ये क्वेश्चन आपका 3 था। देखिए छोटा छोटा बिल्कुल इसका आंसर जो काफ़ी बड़ा बड़ा नहीं लिखवाया जा रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला विद्युत फ्यूज क्या है, इसके 3 प्रमुख विशेषता बताएं। तो विद्युत फ्यूज किसको कहते हैं? तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत फ्यूज में क्या होता है कि यह अति भारण और लघु पतन, मतलब कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है, एक ओवरलोड होता है। ओवरलोड मतलब अति भारण, शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन। तो यही दोनों जो क्रिया होता है, तो इसके दौरान क्या होता है कि विद्युत धारा वहाँ पे ना बहुत अधिक मात्रा में बहने लगेगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो फ्यूज का जो तार होता है ना बहुत पतला होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, गल जाता है। तो गल जाता है तो समझिए वहाँ पे पूरा शॉर्ट सर्किट जो लगने वाला तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस विद्युत फ्यूज घर में रहना बहुत जरूरी है। तो घर में फ्यूज आप लोग जरूर लगवा लीजिएगा। ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट भी रहे तो वो तार गल जाए, जिसके कारण मेरा घर सुरक्षित रहे, आग लगने की संभावना न बना रहे। इसका विशेषता क्या है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक न्यूनतम होता है, तुरंत गल जाएगा। तीसरा, घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार करना होता है। मतलब यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर घर में आप लोग को लगाना है तो 220 वोल्ट, क्योंकि घर में करंट 220 ही वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट के लिए आपको 5 एम्पियर का फ्यूज व्यवहार में लाना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक तो आप लोग समझ ही रहे ना, चालक मतलब जिसमें करंट पार हो जाए उसी को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने पर, मान लें कि कोई चालक, वैसा चालक जिसमें करंट दे तो करंट चला जाए उस तरफ भी, उसको बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक लकड़ी ले लेंगे, सूखा लकड़ी, और उसको बोल देंगे कि चालक है। नहीं, चालक कहने का मतलब जिसमें अगर इस तरफ करंट दे तो दूसरा छोर पर भी करंट चला जाए। तो किसी चालक में आवेश जैसे ही करंट प्रवाह करेंगे तो जो करंट प्रवाह की जो दर होगा उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो इसका क्या बोला था क्वेश्चन की विद्युत धारा क्या? तो पहला तो क्वेश्चन इसी के अनुसार हो गया, और समीकरण लिखना था। तो इसका समीकरण ये होता है, धारा यानी I बराबर Q/T। ठीक है, यानी Q का मतलब आवेश यानी कुलॉम, तो कुलॉम बटा क्या हो गया, समय। ठीक है, और इसका मात्रक लिखना था, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। ठीक है, यानी कुलॉम बोले तो आवेश, आवेश का मात्रक कुलॉम होता है। ठीक है ना, तो आवेश बटा समय आप लोग भी इसको बोल सकते हैं, यानी Q/T। ठीक है, चलिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर आप लोग लिखिए, क्योंकि प्रश्न जो होता है अगर यहाँ पे देखिए पूछा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो अगर ये नहीं बोले उदाहरण लिखने के लिए, फिर भी आप लोग को उदाहरण देना होगा, क्योंकि जब तक आप उदाहरण नहीं देते हो तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ऐसा कम ही चांस होता है कि उदाहरण दीजिए ये ना लिखे, ये तो हमेशा हर हाल में लिखता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी नीचे दिया गया कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उससे हीट भी निकलेगा, तब उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे CH4 मीथेन है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन है। जब ये दोनों को रिएक्शन कराए तो क्या निकल रहा है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस यहाँ पे निकला, ऊष्मा निकला, और सॉरी यहाँ पे गैस निकला, और साथ में देखिए H2 यानी कि जल भी निकल गया, और लास्ट में जो प्रक्रिया हो रहा है देखिए लास्ट में आपका हीट भी, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा भी आपको निकल गया, ऊष्मा भी निकला, जल भी निकला, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकला। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, मतलब कि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। एक क्या होता है ऊष्माशोषी, कि जिन अभिक्रियाओं में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी, मतलब इसमें ऊष्मा देना होगा। ठीक है ना, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है लेकिन उसमें ऊष्मा देना होगा। तो देखिए जैसे में हम कार्बन को अगर ऑक्सीजन, यहाँ सॉरी जल, कार्बन प्लस जल, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन सॉरी ऊष्मा जब यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देने के दौरान क्या हो रहा है कि जब इसमें ऊष्मा दिए तो इसमें क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऊष्मा देते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ साथ में यहाँ पे जल का भी निर्माण हो जा रहा है। क्या बोलते हैं, जल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहाँ जल तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा और साथ साथ में बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें।
तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट आप लोग को कम से कम तो 2 लिखना ही होगा, क्योंकि 2 मार्क्स में तो 2 तो कम से कम लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 भी लिख दिया, तो आप लोग को तीनों पर फोकस करना है। धोबिया सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? धोबिया सोडा का उपयोग, धोबिया का मतलब धोने वाला, तो पता ही है कि जब धोएंगे तो कपड़ा ही धो सकते हैं, थोड़े ना चेहरा धोना होगा, तो कपड़ा धोने में किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज़ आदि के उद्योग में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जो उद्योग यानी फैक्ट्री में। देखिए, धोने का काम और उपयोग अलग, डिफरेंस दोनों में है। धोबिया सोडा अगर यूज में ला रहे हैं तो इसका मतलब कपड़ा धोना है, ठीक है ना, धोबिया सोडा धोना है। लेकिन बेकिंग सोडा, इसका उपयोग जो है आप लोग कहाँ पे कर सकते हैं? कपड़ा का जो फैक्ट्री है, कागज़ उद्योग, वहाँ पे किसी काम में वहाँ पे लाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है। ठीक है, जो जल की जो कठोरता है, अगर कहीं किसी का कपड़ा गंदा है तो देखते हैं वहाँ पे तेलीय पदार्थ उग जाता है, तो उसके वो जो मतलब कॉलर पे देते हैं गंदगी जैसा हो जाता है, शर्ट का कॉलर जो पहनते हैं, तो उस पर क्या होता है कि धोबिया सोडा से मतलब धोबन सोडा से उसको हम लोग जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में, यानी कि जो यंत्र होता है आग बुझाने वाला, अग्निशामक जो गाड़ी होता है अग्निशामक वाला, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसमें है, धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज और साबुन के उपयोग में भी किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा का पेट की अम्लीयता को दूर करने में। ठीक है, नहीं बेकिंग सोडा अगर किसी को डायबिटीज मतलब गैस अगर प्रॉब्लम है, या किसी के पेट में जलन टाइप का जैसा हो रहा है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है, तो बेकिंग सोडा पीने से, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और जैसे ही हम लोग पिएंगे तो अम्लीयता को क्या करेगा? चाप देगा, अम्लीयता को दूर कर देगा, और अम्लीयता दूर हो जाएगा तो हम लोग खुद ठीक हो जाएंगे। तो इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जस्ता के 2 अयस्क और सूत्र लिखें। तो जस्ता के 2 अयस्क कौन कौन है उसको बताना है। तो जस्ता के 2 अयस्क है, एक आपका जिंक ब्लेंड जिसको हम लोग सूत्र भी ZnS के नाम से जानते हैं, और एक कैलियम आयन होता है जिसको हम लोग ZnCO3 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को लिखना है कैल्शियम का और साथ साथ में क्रोमियम का। ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आप लोग को पता है कि 20 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को टीचर बता ही दिए होंगे क्लास में कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ठीक है, तो 20 है तो 20 का कितना लिखेंगे? 2 8 8 2, मतलब कि 2 8 2 10 8 18, तो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, क्रोमियम को लिखना है तो 2 8 8 6, मतलब 2 8 10 8 18 6 कितना हो गया? 24 हो गया। तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग को लिखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में, यानी कि अग्निशामक में प्रयोग कर सकते हैं, आग बुझाने वाला में, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है जिसमें क्षारीय होने के कारण वो पेट की अम्लीयता को दूर भी करने में मतलब मदद करता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण भी, क्योंकि क्षारीय है और पेट में हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है अम्लीयता बढ़ने से होता है, तो अम्लीयता बढ़ेगा तो क्षारीय जाएगा, तो क्षारीय मेंटेन करके अपना रूप ले लेगा। तो इसी कारण से हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करके भी पेट में जो अम्लीयता की जो मात्रा बढ़ी हुई है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अगला, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? तो स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर आप लोग को पता है। स्वपोषी क्या होता है? यह केवल हरे पेड़ पौधा में होता है। लेकिन विषमपोषी क्या होता है? हरे पेड़ पौधा मतलब स्व मतलब खुद, जो अपना भोजन खुद बना ले। तो अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधा में ही होता है। हम लोग तो दूसरे कोई पे निर्भर है। अब बोलो कि सर मेरी मम्मी भी तो अकेले ही खाना बनाती है, कोई घर में है नहीं, तो वो तो खुद अपना खाना बना रही है। हाँ ठीक है, वो खाना तो बना ही रहे हैं, लेकिन निर्भर किस पे है? अगर उनको खाना बनाना तो सबसे पहले उनको चावल चाहिए, तो चावल कहाँ से आएगा? धान से। तो धान कहाँ से आएगा? एक पौधा रोपाएगा धान का। तो बताओ, फिर तो हम लोग लास्ट में स्वपोषी पे जा रहे हैं ना, पेड़ पौधा पे। तो हम लोग जो है दूसरे पे निर्भर है, लेकिन जो हरे पेड़ पौधा वो दूसरे पे निर्भर नहीं होता, ये केवल हरे पौधा में होगा। लेकिन विषमपोषी में क्या होगा? यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता है। जो स्वपोषी है तो इसको क्या क्या चाहिए? मतलब पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए। अगर तीनों में से अगर कोई भी चीज़ कम जाएगा तब वो खाना नहीं बना पाएगा, जिसके कारण वो पेड़ जो है या पौधा जो है सूख जाएगा। ठीक है,
लेकिन विषम पोषी में क्या होता है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश इत्यादि अनिवार्य नहीं। इसको सूर्य का प्रकाश मिले या ना मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले या ना मिले, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो विषम पोषी है, जैसे हम लोग को सूर्य का प्रकाश अगर 1-2 दिन ना भी मिले फिर भी चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ठंड के दिन में तो अक्सर सूर्य दिखाई भी नहीं देते हैं, सिर्फ बादल छाए हुए रहते हैं, फिर भी हम लोग जी रहे हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग मरे जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, स्वपोषी में क्या होता है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भोजन पचाने की कोई ज़रूरत नहीं। स्वपोषी पेड़ पौधा में इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है, इसमें भोजन पचाने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग खाएंगे तो हम लोग को भोजन पचाना होगा, अगर भोजन नहीं पचा सकते हैं तो हम लोग को शरीर के अंदर गैस बन जाएगा, जिसके कारण हम लोग व्याकुल होते रहेंगे, ठीक है। तो भोजन पचाने की आवश्यकता हम लोग में है, लेकिन पेड़ पौधा में इससे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका। हम लोग के शरीर के अंदर से लार, एंजाइम ये सब निकलता है, तो ये सब आखिर भोजन के पचाने में क्या इसका महत्व है। आखिर लार जो है भोजन को पचाने में क्या सहायता करता है। तो सुनिए, लार एक पाचक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। लार की भूमिका क्या क्या है, यह भोजन को चिकना और मुलायम बनाते हैं। देख, तो जब स्टार्टिंग हम जैसे मुंह में भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान हम लोग को जितने भी लार ग्रंथि, क्योंकि गला के पास एक लार ग्रंथि होता है, ठीक है ना, वहाँ से पहले लार एंजाइम निकलेगा जो भोजन को चिपचिपा बना देगा, ठीक है, और उसके बाद उससे निगलने में हम लोग को मदद होता है, ठीक है। तो वही बात लेगा, चिकना और क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। दूसरा, इसमें एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड यानी जटिल अणु एवं लार को पूरी तरह मिला देता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जितना भी जो मंड रहेगा, मंड कहने का मतलब क्या होता है कि उसका एक तरह से रस, जैसे में हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल से जो एक तरह से जो गाढ़ा टाइप का जो रस निकलता है ना, जिसको हम लोग मार बोलते हैं, तो वो जो मार एक तरह से निकला तो वो हो गया मेरा मंड। समझ में आ गया बात। अब देखो, मंड अगर पत्ती है तो पत्ती को हम लोग पीस दिए, तो पीसने के बाद जो रस निकल रहा है ना, वही मेरा क्या हो गया, मंड हो गया। समझ गया मंड क्या होता है। तो इसमें एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड यानी जटिल अणु एवं लार को पूरी तरह से क्या कर देता है, मिला देता है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, तीसरा है कि लार में पाया जाने वाला टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन भी कर देता है और स्टार्च का पाचन करके सीधे माल्टोज में बदल देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहे तो क्या क्या हम लोग के शरीर में अंदर कठिनाई क्या क्या देखने को मिलेगी। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन जो वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, यानी रेड ब्लड सेल। ब्लड में पहले क्या होता है, ब्लड, और ब्लड में ही होता है आरबीसी, ठीक है ना, ब्लड में ही होता है आरबीसी और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो और ब्लड में ही होता है डब्ल्यूबीसी भी, ब्लड में होता है प्लेटलेट्स भी, बहुत सारा चीज़ जो आपको ब्लड में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ये सब ब्लड में होता है। एक बूंद खून होता है उसमें इतना सारा होता है। तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही अंदर ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया लंग्स के पास और लंग्स में एलुवेली के पास जाता है जिसको हम लोग वायु कोष्ठक बोलते हैं। अब वहाँ पे जाकर के ब्लड इंतजार करते रहता है कि कब इसके पास ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन मिलता है तुरंत उसको पकड़ करके ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरा कोशिकाओं में भेज देता है। और कोशिका में किसको देता है, कोशिका में भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया लेकर के अपना ऊर्जा वहाँ पे बनाना चालू कर देता है। तो वही क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यह ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा जो यह कोशिका में ऑक्सीजन को विसरित कर देता है, पूरा कोशिका में जाकर के फैला देगा, जिससे कोशिकीय श्वसन होता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया नामक भी क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। अगर जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन कमेगा कैसे, आरबीसी कमेगा। आरबीसी कैसे कमेगा, ब्लड कमेगा। तो ब्लड कमेगा तब तो समझ ही जाइए, यानी कि ब्लड की कमी से भी हो जाएगा। तो ब्लड को ही बरकरार रखें तो सब कुछ मेंटेन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, आप लोग वीडियो में एकदम बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा है या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि अनैच्छिक क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका सिर्फ चेंज है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कि अरे सर तो ये लिखवाए थे, पूछ तो ये दिया, अब हम लिखे तो क्या लिखें। तो भाई दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न, इसको समझिएगा। अनैच्छिक क्रिया में, अनैच्छिक क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। जो भी अनैच्छिक क्रिया होगा,
ठीक है ना, उस पर क्या हो जाएगा कि मस्तिष्क नियंत्रण करेगा, दिमाग को उस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा से नहीं होती है। अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा से नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे का एक होता ऐच्छिक, यहाँ पे तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पूछ रहा है। एक होता ऐच्छिक, एक होता अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया जिसमें हमारा कंट्रोल हो और अनैच्छिक क्रिया जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो। तो ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब हाथ हिलाना, बोलना, चलना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। जिसमें हम लोग अगर हाथ हिला तो बोलेंगे हाथ रुक जाओ, तो क्या रुकेगा? नहीं, एकदम रुक जाएगा। लेकिन अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है कि अचानक वो घटना हो जाएगा। ठीक है, अचानक भी होता है या उस पर कंट्रोल भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मस्तिष्क में नियंत्रण में तो रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको चाह कर के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग को हृदय धड़क रहा है, हृदय स्पंदन हो रहा है, तो बताओ अगर हृदय स्पंदन है तो अगर चाहेंगे कि अरे हृदय तुम धड़कना रुक जाओ, तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि उस पर अनैच्छिक क्रिया नहीं, हम लोग उस पर नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है। अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, अमाशय में पाचन की क्रिया। अब अंदर पच रहा है तो क्या उसको हम लोग चाह के रोकेंगे कि पचना भी बंद कर दो, 2 दिन बाद पचना? नहीं ना, तो वहाँ पे पचने की क्रिया को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। रक्त की नलिकाओं में पदार्थ का आना जाना, जो मेरे रक्त में जो भी आना जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन आवाजाही कर रहा है, तो क्या उसको चाह के भी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। पाचक रसों का स्रावित होना, पाचक रस अंदर स्रावित हो रहा, नहीं रोक सकते हैं। गर्म चीज़ों को हाथ से छूने पर हाथ का ऑटोमेटिक हट जाना, हाथ छुए ऑटोमेटिक एकदम हट गया, क्योंकि दिमाग से, क्योंकि उस पर कौन नियंत्रण करना है? दिमाग नियंत्रण कर रहा है। तो देखा कर हाथ उस पर ले जा रहा है, हट 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 हट, तो क्या कर, जैसे टच करेंगे फटाक से एकदम गर्म रहेगा तो भागेगा हाथ को। ठीक है, तो ये मेरा अनैच्छिक क्रिया हो गया। और प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं, दिमाग उस पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत हो जाती है। ठीक है, नहीं तुरंत होते रहेगा। जैसे में पलक का झपकना, बताइए इसमें टाइम लगता है कि पलक झपकाएंगे अब 10 मिनट बाद? नहीं ना, एकदम ऑटोमेटिक होते रहेगा। किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि अरे पलक को नहीं झपकाना है भाई, रुको, उसको 5 मिनट रोकना ना था। नहीं, बात कर रहे हैं, पलक झपक रहा है। छींकना, अगर एक बैग छींक आएगा तो कहें कि अरे छींक आ रहा, रुको अभी नहीं छींकेंगे, छींक आ ही जाएगा। एक बैग एकदम छींकेगा जोर से, 2-3 गो आदमी बगल में रहा, उधिया भी जाएगा बेचारा, तार के पेड़ पे जाकर बैठ भी जाएगा, है ना। तो छींकना भी चाहिए तो रुमाल रख करके, कि ताकि जो व्यक्ति है वो उधिया नहीं, मतलब समझने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ताकि झाँकने से आग जो मुँह का कीटाणु वो बाहर ना निकल पाए। तीसरा खांसना, खांसेंगे उस पर कंट्रोल उतना नहीं कर सकते। तो ये था आपका प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को करवाया जा रहा है, सभी प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन बारी बारी से लेकर के आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का आखिरी प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? तो पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसे होता है, इसको ध्यान में देखेंगे। या इसी क्वेश्चन को 2 तरीका से पूछेगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखें। इसके महत्व को ही बताना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, मतलब पौधों में इवापोरेशन की क्रिया जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। पौधों में पत्तियों के छिद्रों से, पौधों में जो पत्ती होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमेटा। ठीक है ना, अस्टोमाटा, और हिंदी में आप लोग को पता है कि हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे कि पौधों में पत्तियों के छिद्रों से जल वाष्प, जो पानी निकलेगा, और जो पानी निकल रहा है उसी, जो बाहर जो जल निकल रहा है उसी को क्रिया को हम लोग बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन, जो पत्ती के छोटे छोटे छिद्र के द्वारा निकलता है, जो रंध्र से निकलता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है मेरे भाई, महत्व पढ़िए। वाष्पोत्सर्जन के जरिए, अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा तो उसके कारण पौधे का अतिरिक्त पानी जो है वो वाष्प के रूप में वातावरण से बाहर निकलते रहेगा। दूसरा बात, वाष्पोत्सर्जन से पौधों में तापमान संतुलन बना रहता है। पौधे जैसे इवापोरेशन की क्रिया हुआ तो जो पौधों को जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर को मेंटेन करते रहेगा। हम लोग भी देखते हैं शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो हम लोग को शरीर से पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको पसीना निकाल करके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस होगा वो पसीना निकलना फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यह प्रक्रिया पौधों को क्या कर देती है, ठंडा रखती है। जहाँ पे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वहाँ पे हर एक चीज़ ही ठंडा होगा। रूम में देख रहे हैं कपड़ा
मम्मी लोग कपड़ा पसार देते रूम में, गर्मी के दिन में रूम में पसार देते, रात भर पंखा चलता, रूम भी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है, कपड़ा से पानी निकल के सोख रहा है, तो वाष्पीकरण के कारण मेरा रूम जो है पूरा ठंडा रहेगा। जैसे ही कपड़ा सूखेगा रूम क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल था वही टेम्परेचर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मेरा टोटल 15 जो क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीका से करवा दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही बेहद तरीका से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। मैट्रिक एग्जाम में अगर नंबर अच्छे लाने कम समय में, तो बस आप लोग इसी तरह वीडियो को आप लोग देखते रहिए और इसी तरह का प्रश्न हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।